यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आज अपन बात कर रहे हैं प्रदर्शन कलाओं के अंदर, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे अपन। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो है हमारे पास प्रदर्शन कला है, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स वे कला रूप हैं जिन्हें दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक ऑडियंस होती है हमारे सामने और ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जाता है इसको। इसमें गायन यानी वोकल म्यूज़िक, वाद्य संगीत यानी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक, नृत्य, डांस, नाटक, ड्रामा, गए पद्य यानी सॉन्ग वेयर्स आदि अनेक प्रकार की प्रस्तुतियाँ शामिल होती है हमारे पास। प्रदर्शन कलाओं के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास नृत्य, एक और नाटक और एक है संगीत। इसका अध्ययन पिछले यूनिट में अपन ने कर लिया है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। संगीत के बारे में अपन ने म्यूज़िक के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब अगर अपन परिचय करते हैं, सबसे पहले थिएटर की बात करते हैं। जो थिएटर शब्द का अर्थ दो प्रकार से लिया जा सकता है। पहला है नाट्य कला यानी ड्रामेटिक आर्ट्स जिसको बोलते हैं अपन। दूसरा है प्रदर्शन कला यानी फिजिकल प्लेस, अर्थात भवन जहाँ नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। नाट्य कला यानी ड्रामेटिक आर्ट्स एक जीवंत लाइव सहयोगात्मक कला है जिसमें कलाकार दर्शकों के सामने अभिनय करते हैं। थिएटर जो है एक ऐसे भवन को भी कहते हैं जहाँ ऊंचा मंच बना होता है और उसी पर नाट्य व अन्य प्रस्तुतियाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार के थिएटर अपनी स्थापत्य शैली और उद्देश्य के अनुसार बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो सके हमारे पास। थिएटर के प्रकार कौन कौन से हैं अपने पास? थिएटर के अगर अपन प्रकार देखें तो स्ट्रीट थिएटर होता है जो खुले स्थानों पर प्रस्तुत किया जाता है, प्रवेश शुल्क नहीं होता है इसके अंदर। अक्सर थिएटर के प्रकार स्ट्रीट थिएटर खुले स्थानों पर प्रस्तुत किया जाता है, ये प्रवेश शुल्क नहीं होता है इसके अंदर। उदाहरण के अंदर बक्सकर या संगीतकार, बाजीगर जो जो होते हैं हमारे स्ट्रीट के ऊपर, जो जिस तरीके से थिएटर होते हैं। एक होता है प्रायोगिक थिएटर, पारंपरिक शैली से हटकर नए प्रयोगों के आधारित है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित हुआ था। उद्देश्य रंगमंच को नया रूप देना है इसका। और इम्प्रोव थिएटर होता है हमारे पास बिना पूर्व लिखित स्क्रिप्ट के प्रस्तुति, कहानी, संवाद व पात्र मंच पर ही बनाए जाते हैं। दर्शकों की भागीदारी रहती है इसके अंदर। वर्चुअल थिएटर कौन सा होता है? ऑनलाइन मंचों यानी कि जूम, सोशल मीडिया आदि पर लाइव प्रस्तुति। ये कोविड-19 की महामारी के दौरान अधिक लोकप्रिय हुआ था। आपने कभी अगर आपको मौका मिले तो मोहन जी हैं हमारे हिंदी साहित्य के अंदर, उनका आप 2-3 नाटक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक भारतेंदु जी हैं, उनका भारत भाग्य विधाता, आप एक नाटक देखना ना, भारत भाग्य। भारतेंदु जी का नाटक जरूर देखिएगा, भारत भाग्य विधाता, वो बहुत अच्छा नाटक है। भारतीय रंगमंच की बात करेंगे अपन। इंडियन थिएटर के अंदर भारतीय रंगमंच की शुरुआत कथा वाचन से हुई थी। इसमें संगीत, म्यूजिक, नृत्य, अभिनय, संवाद और पाठ का समन्वय होता है। नाट्य शास्त्र नाट्य कला का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है हमारे पास। नाट्य शास्त्र की रचना 200 ईसा पूर्व यानी BC। अब क्या हो गया है? BC जो है हमारे पास बदल के हो गया है BCE। अभी सरकार जो है पूरे विश्व कम्युनिटी ने इसको 2 साल पहले BC को बदल कर BCE कर दिया है। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी नई, जो नई किताबें छपेंगी या कुछ भी होगा, उसमें BC की जगह हमारे पास आ जाएगा BCE। ठीक है, तो 200 ईस्वी तक के बीच में मानी जाती है। भारतीय रंगमंच स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने देवताओं के मनोरंजन के लिए नाट्य वेद की रचना करी थी हमारे पास। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वेद 4 वेदों के तत्वों से मिलकर बना है। आधुनिक रंगमंच समाज का दर्पण माना जाता है जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को प्रस्तुत करता है। भारतीय परंपरा रंगमंच की उत्पत्ति, तो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय रंगमंच जो संस्कृत रंगमंच था हमारे पास। संस्कृत रंगमंच का विकास यूनानी और रोमन रंगमंच के बाद हुआ था। एक मत के अनुसार सिकंदर महान के भारत आक्रमण के दौरान यूनानी सैनिकों ने ग्रीक शैली के स्ट्रीट प्ले प्रस्तुत किए थे। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि अगर आप जो यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीक या रोमन या फिर आप अरबी के जो नाटक देखेंगे और हिंदुस्तानी नाटक देखेंगे, उसके अंदर जो है हिंदुस्तानी नाटकों के अंदर आपको विरह दिखेगा। आपको विरह मतलब कि जो व्यक्ति है वो प्रेमिका से दूर है और विरह की जो प्रेमिका है वो विरह की कंडीशन के अंदर है, मतलब वो इंतज़ार कर रही है। जबकि आपको जो अरब वाला नाटक है उसके अंदर विरह की स्थिति थोड़ी कम दिखेगी। वहाँ पे क्या है कि विरह बाद में लिखा जाता है, मतलब ट्रेजिडी ज़्यादा रहती है उनके अंदर, रोना पीटना ज़्यादा रहता है। तो ट्रेजिडी आप रोमन या यूनानी नाटक देखेंगे ना, उसके अंदर तो या तो लास्ट में हीरो मरेगा या हीरोइन मरेगी या कुछ ना कुछ ऐसी भयंकर ट्रेजिडी होगी कि आदमी सदमा लेके बाहर निकलेगा। लेकिन अपने यहाँ पे हिंदुस्तानी नाटक है उसमें ज़्यादातर
जो एंड है वो थोड़ा बढ़िया कर देते हैं ताकि आदमी हंसता खेलता निकले। ये थोड़ा फ़र्क है हम दोनों में। भारतीयों ने इन प्रस्तुतियों को प्रेरणा लेकर रंगमंच कला को अपनाया या विकसित किया है। दूसरा मत ये मानता है कि भारतीय परंपरा रंगमंच सिकंदर के आक्रमण से पहले से अस्तित्व में था। यूनानी रंगमंच ने भारतीय रंगमंच को केवल विकास में सहायता प्रदान की है, उनकी उत्पत्ति नहीं करी है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सिकंदर जब आया था भारत में तो वो रंगमंच की कला भी साथ लेके आया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सिकंदर के आने से पहले हमारे पास मौजूद थी और उसके बाद में जो है इसको सिर्फ परिष्कृत किया है, यानी कि इसको अच्छा बनाया बस। पारंपरिक भारतीय रंगमंच की विशेषता कौन सी है? भारतीय रंगमंच में अभिनय, संवाद, कविता और संगीत का समन्वय होता है। कथा वाचन, पाठ, नृत्य और गीत के माध्यम से जो स्थानीय इतिहास, समाज और संस्कृति को प्रस्तुत किया जाता है। पारंपरिक रंगमंच का प्रदर्शन धार्मिक उत्सवों, पूजा अर्चना, अनुष्ठानों और सामाजिक समारोह के लिए किया जाता है। ये आम जनता की जीवन शैली, विश्वास, सामाजिक ज्ञान और भावनाओं को दर्शाता है। इसमें मनोरंजन और धार्मिक परंपराओं का समन्वय होता है। रंगमंच के 6 प्रमुख तत्व हैं या 6 की एलिमेंट्स अपन को याद रखने हैं। पहला है कथा, दूसरा है पात्र, विचार, भाषा संवाद, संगीत और दृश्य प्रदर्शन। इन चारों से मिलकर एक थिएटर बनता है हमारे पास। सिद्धांत है भारतीय रंगमंच को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो है हमारे पास शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच, दूसरा है लोक रंगमंच और एक है आधुनिक भारतीय रंगमंच। तो नाम से पता चल रहा होगा संस्कृत शास्त्रीय की बात हो रही है तो मतलब बिल्कुल, और एक लोक की बात हो रही है तो आम जनमानस की भाषा होगी, और एक आधुनिक की बात हो रही है तो आधुनिक मॉडर्न थिएटर का इसके अंदर जिक्र हो जाएगा। अब हमारे पास शास्त्रीय जो संस्कृत रंगमंच है, नाटक जो है शब्द नट शब्द से बना है जिसका अर्थ है नर्तक या अभिनेता होता है। संस्कृत नाटक केवल संवाद में नहीं बल्कि हाव भाव, शारीरिक गतिविधि, चेहरे के भाव, नृत्य, संगीत तथा मंच सज्जा के माध्यम से कहानी प्रस्तुत करता है। संस्कृत नाटक को रूपक, दृश्य काव्य या प्रक्ष्य काव्य भी कहा जाता है। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रूपक भी कहा जाता है, दृश्य काव्य भी कहा जाता है और प्रेक्षक काव्य भी कहा जाता है। भारतीय नाटकों को दो प्रकार से हैं। एक तो लोकधर्मी, यह सामान्य जीवन का यथार्थ चित्रण करता है। एक है नाट्यधर्मी, यह शैलीबद्ध व प्रतीकात्मक प्रस्तुति करता है हमारे पास। मुस्लिम आक्रमणों के बाद संस्कृत रंगमंच का प्रभाव कम होने लगा। पाली, प्राकृत भाषाओं के प्रचलन ने संस्कृत रंगमंच लोकप्रियता में कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक और लोकप्रियता दोनों में गिरावट आ गई। अब देखिए, कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो कोई भी चीज़ कब लिखी जाती है कि हमारे पास एक बड़ी लार्ज स्केल ऑडियंस होगी तब हमारे पास कोई चीज़ लिखी जाएगी। या हर आदमी क्या है, पैसे के लिए तो काम करता है या कोई ख्याति के लिए काम करता है। अब मान लीजिए, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, रामचरित्र जो मानस लिखी गई है ना, तुलसीदास जी के द्वारा, वो पहले संस्कृत में लिखी जा रही थी। मतलब उन्होंने 25% समथिंग हिस्सा इसका लिख लिया था। लेकिन जब उन्होंने आम जनमानस को देखा कि भाई अगर मैं ये संस्कृत में रामचरितमानस लिखूंगा तो कितने लोग पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1% या हद मार के हो गया तो 10% पढ़ पाएंगे। लेकिन वो चाहते थे कि रामचरितमानस घर घर पहुँचे। घर घर पहुँचने का एक ही तरीका है कि मैं इसको इस तरीके से काव्य रूप में बनाऊँ। काव्य रूप में देखिए, उस ज़माने के अंदर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, आप सब जानते हैं। अगर मैं हर घर में कोई ग्रंथ पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसकी कॉपीज छपवाऊँगा और सबको बांटूँगा या सबको दूंगा। अब आप ये मान के चलिए कि अगर हमारी जनसंख्या उस ज़माने के अंदर अगर 10 करोड़ भी रही होगी, 10 करोड़ नहीं, आप ये मान लीजिए 8 करोड़ या 5 करोड़ भी रही होगी, तो 5 करोड़ चीज़ें लिखने के अंदर कितने लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा मैं, यानी कि आधा देश को मेरे को बैठाना पड़ेगा कि भाई आपको लिखने की ये करनी है, रामचरितमानस लिखनी है क्योंकि घर घर पहुँचानी है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो रामचरितमानस को इस तरीके से लिखा गया कि हर व्यक्ति उसको मेमोराइज़ करे, उसको याद करे और आगे पीढ़ी को याद कराए। तो आपने देखा होगा, नाटक जो मंडली होती है रामचरितमानस को कथावाचक करने वाले, कथा प्रस्तुत करने वाले, वो गांव-गांव जाते थे और स्टेज लगाते थे और 10 दिन 15 दिन जो है रामचरितमानस का पाठ होता था और सब व्यक्ति वहाँ बैठ के सुनते थे और उसको मेमोराइज़ करते थे। ये एक तरीके से क्या हो गया कि एक जो है हमारी जो जितने भी जो चीज़ें दी जानी है या जो ज्ञान दिया जाना है वो वर्बली लोगों के पास पहुंच रहा है, लोगों को याद हो रहा है, लोग बाग मेमोराइज कर रहे हैं। अगर मैं किताब के माध्यम से करता तो मेरे को वर्बली पहुंचाने में साल लग जाते। अब यहाँ पे क्या है कि अब सबसे बड़ी बात है कि पाली भाषा आ गई, प्राकृत भाषा आ गई। ये क्या है, आम जन की भाषा थी। और संस्कृत क्या है, एक क्लास जो होता था उस समय, जो ऊपर अपर क्लास था, उन क्लास तक ही रह गई और जनमानस की भाषा पाली और प्राकृत रह गई हमारे पास। तो
फिर चीज़ें बदलने लग गई, तो संस्कृत का जो नाट्य शास्त्र था वो थोड़ा कम लोकप्रिय हो गया हमारे पास। लोक रंगमंच यानी फोक थिएटर। लोक रंगमंच जो है भारत की प्राचीन एवं लोकप्रिय नाटक परंपरा रही है। स्थानीय संस्कृत, लोक विश्वास एवं परंपराओं को दर्शाता है। लोक रंगमंच में ग्रामीण भारत की जीवन शैली और संस्कृति का चित्रण होता है। संस्कृत रंगमंच अधिक परिष्कृत, जबकि लोक रंगमंच ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी से अधिक लोक नाटकों का मुख्य विषय भक्ति रहता था। लोक रंगमंच सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विषयों पर जन जागरूकता फैलाने का माध्यम भी थी। प्रारंभ में लोक नाटक धार्मिक थे, बाद में इनमें प्रेम, वीरता, स्थानीय नायकों की जीवन गाथाएं आदि शामिल होने लग गई। आपने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा, सुना है सबने? मुंशी प्रेमचंद, जो प्रेमचंद के नाम से भी फेमस है। जो प्रेमचंद है, आप अगर प्रेमचंद के पहले भी कहानी लिखी जाती थी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने, आपने सुना होगा, गोदान लिखी थी। गोदान, तो गोदान में वो शुरू का जो वाक्य लिखते हैं, अगर आप गोदान कभी आपको मिले पढ़ने के लिए, अगर पढ़ भी नहीं सकते तो आप जो है वो पढ़ना, मतलब सुन लेना, यूट्यूब पे है, उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी, नाटक भी बना हुआ है। गोदान के अंदर जो पहला वाक्य है, वो गोदान के अंदर आपको पहला वाक्य ऐसा है कि ये गांव का जिक्र है, एक गांव के बारे में बताया गया है, और उस गांव का जिक्र बताते हुए गांव का नाम बताते हैं वो, और जिला नहीं बताते, वो बोलते हैं कि गांव का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश का कोई जिला है, उसके अंदर एक गांव है, गांव का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट सभी गाँवों की जो स्थिति है वो लगभग समान है, तो उन्होंने गाँव का नाम नहीं बताया। तो इस तरीके से क्या है, आम जनमानस को जोड़ने की कोशिश की जाती थी इन नाटकों के अंदर। तो जब आप जो गोदान पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो हो रही है, उसकी पूरी ज़िंदगी में एक ही इच्छा रहती है कि मैं गाय खरीद सकूं और गाय की सेवा कर सकूं, और गाय की सेवा करते करते मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। लेकिन वो पूरे जीवन के अंदर मेहनत करता रहता है बेचारा, लेकिन वो लास्ट थोड़े दिन के लिए गाय ले भी आता है, लेकिन द्वेष भावना के लिए उनके जो भाई होते हैं वो गाय को जहर दे देते हैं, और बहुत स्टोरी है। लास्ट में बेचारे जो गाय का जो अरमान है वो कर्जे में दब के कभी गाय खरीद ही नहीं पाते। तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, आप कभी मिले तो आप पढ़ना। एक होता है लोक रंगमंच के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो भांड पाथर है, सांग स्वांग है, नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला और जात्रा है, माच है, कृष्णाष्टम है, और तमाशा है। तमाशा जो है तो आजकल थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो गया, लेकिन तमाशा भी एक तरीके से नाटक का ही पार्ट है। आधुनिक भारतीय रंगमंच, मॉडर्न इंडियन थिएटर की बात करेंगे। आधुनिक भारतीय रंगमंच पश्चिमी प्रोसिनियन शैली पर आधारित है। इसका भारत में आगमन 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। 1830 के दशक में पहला बंगाली रंगमंच स्थापित हुआ। आधुनिक भारतीय रंगमंच भारतीय समाज के आधुनिकीकरण और सामाजिक संस्कृति पर परिवर्तनों का परिमाण है। प्रारंभ में इसके विषय ऐतिहासिक और पौराणिक थे, बाद में सामाजिक और राजनीतिक विषय प्रमुख हो गए। आधुनिक रंगमंच ने संस्कृत रंगमंच तथा लोक रंगमंच दोनों के तत्वों को अपनाया। 1850 से लेकर 1920 के बीच पारसी रंगमंच पश्चिम भारत में अत्यंत लोकप्रिय रहा। पारसी रंगमंच में गुजराती, मराठी भाषाओं में नाटक प्रस्तुत किए जाते थे। इन संगीत मंच सज्जा विशेष महत्व दिया जाता था। संगीत नाटक अकादमी ये हमारे पास 1952 में प्रदर्शन कलाओं विकास हेतु बनाई गई थी। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भी भारतीय रंगमंच विकास का महत्वपूर्ण योगदान था। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले क्या है, मोहन, आप अगर आपको मौका मिले तो मोहन राकेश नाम के एक आदमी है, मोहन राकेश नाम के एक आदमी है, उनके आप नाटक देखेंगे, या भारत एंदु जी के नाटक देखेंगे, भारत भाग्य विधाता, भारत एंदु जी का नाटक देखेंगे आप, तो उसके अंदर भारत के बारे में है। मतलब एक व्यक्ति है वो मतलब बहुत गरीब हालत के अंदर आता है, और बिल्कुल मतलब मांस ही नहीं है उसके शरीर के ऊपर, और वो नाटक स्टार्ट होता है, हाय हाय भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं धीरे धीरे। तो जो वो मदिरा आती है, पहले वो बताती है कि मैंने पूरे भारत का नाश कर दिया। फिर अलग अलग जो है कैरेक्टर आते हैं, बोले मैंने, कोई आके बोलता है मैं द्वेष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और पूरा जो है भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। फिर अंग्रेज आते हैं लास्ट के अंदर, और फिर लास्ट में अंग्रेज उठा के उनको ले जाते हैं कि भारत की दुर्दशा इस तरीके से है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ऑडियंस बहुत जो समझदार होती थी वो आती थी। फिर ये लोग आए, इनका नाम है पारसी रंगमंच। पारसी रंगमंच वाले एक तरीके से आप ये मान के चलो, पारसी जो आए थे ना वो आज का बॉलीवुड है। ये पारसी लोग क्या आए, इन्होंने थिएटर बनाए बड़े बड़े, मतलब बहुत अंधा पैसा खर्च करा इन्होंने, बड़े बड़े थिएटर बनाए, और उस समय बैठने की व्यवस्था इस तरीके से सामने जो बैठने की व्यवस्था करी,
और पारसी थिएटरों की एक खासियत थी कि हर 5 मिनट में आपको एक गाना आएगा, जनता उठेगी, डांस करेगी और फिर वो गाना खत्म होगा, जनता वापस बैठ जाएगी और आगे स्टोरी चलेगी। तो इन पारसी जो रंगमंच आया, इसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे रंगमंचों को, मतलब पूरे जो थिएटर का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब अगर मेरी जैन जी की भाषा की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप एक समाज के उत्थान की बात करेंगे तो इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने क्या करा, ऐसा रंगमंच तैयार करा कि वहाँ पे जो नृत्यकाएँ होती हैं, गाने होते हैं, जो भड़काऊ गाने होते हैं ना, जो आज की तारीख में हिप हॉप बोलते हैं, जिसे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज़ का, वैसे गाने। तो आपको थिएटर चालू होगा, हर 5 मिनट में या 10 मिनट में एक गाना आएगा। अब जनता तो जनता है, जैसे आज आप बॉलीवुड की फिल्में देखने जाते हो तो लोग वहाँ स्टेज पे खड़े होकर लुंगी डांस करते हैं, वैसे उस ज़माने में वो जनता होती थी। तो वो हर 5-10 मिनट में जो है गाना आता था, फिर लोग वहाँ डांस करते थे, फिर वापस आके बैठ जाते थे। तो पारसी रंगमंच ने जो है फिर उसके बाद में सारे थिएटरों का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जगह जगह जाते थे, मतलब जैसे यहाँ पे है आज और फिर वो कहीं और चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या है, पूरे जो भारत को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद में फिर बॉलीवुड बना और बॉलीवुड के अंदर ज़्यादातर ये पारसी रंगमंच वाले लोग ही आ गए हमारे पास। तो भारत हिंदू को कोई पूछने वाला नहीं बचा बेचारों को, अब कोई उनके नाटक देखने वाला नहीं बचा दुनिया में। अब यहाँ पे थिएटर क्राफ्ट की बात करेंगे अपन, पपेट कठपुतली की। कठपुतली का आविष्कार निर्जीव आकृतियों को जीवंत रूप देने की इच्छा से हुआ था। कठपुतली मानव की सबसे अद्भुत रचनात्मक जो कलात्मक खोज में से एक मानी जाती है। कठपुतली मनुष्य की प्रकृति नहीं होती, लेकिन इनकी आकृति और हाव भाव मानव के प्रभावशाली रूप प्रस्तुत करती है। कठपुतली का प्रयोग मनोरंजन, शिक्षा, धार्मिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रदर्शन में किया जाता है। कठपुतली कला का विस्तृत अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मास्क यानी मुखौटा। मुखौटों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सामान्य माना जाता है कि इनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, रहस्यमय आत्माओं के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता था। मुखौटा पशु पक्षियों, देवताओं, राक्षसों और पौराणिक पात्रों का सजीव रूप प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में पारंपरिक रंगमंच में मुखौटे अनेक रूपों में बनाए जाते हैं। इनका निर्माण लकड़ी, पेपर, जो माश्य, धातु की चादर, पित्त और कपड़े का प्रयोग किया जाता है। मुखौटे दैवीय, पौराणिक, रहस्यमय पात्रों के चित्रण का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा सामान्य मानव पात्रों के विशेष गुणों को भी उभारता है। कुछ नाट्य परंपराओं के सभी कलाकार मुखौटे पहनते हैं, जबकि कुछ में केवल विशेष पात्र मुखौटा पहनते हैं। उदाहरण के लिए देखें, छऊ जो है हमारे पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है, सभी कलाकार मुखौटा पहनते हैं इसके अंदर। कृष्णाट्टम केरल के अंदर है, सभी जो कलाकार मुखौटे पहनते हैं। रामलीला जो है हमारे पास, केवल रावण जैसे विशेष पात्र मुखौटा पहनते हैं। और भाई मेला जो है, नरसिंह पात्र मुखौटा धारण करता है सिर्फ इसके अंदर। मास्क विभिन्न क्षेत्रों की परंपराएं में देखेंगे। रामलीला मुखौटा भारत में सबसे लोकप्रिय है, सामुदायिक सार्वजनिक प्रस्तुति में उपयोग किए जाते हैं। रामनगर एवं चित्रकूट उत्तर प्रदेश के मुखौटे अपनी विशेष शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। रावण के मुखौटे जारी यानी स्वर्ण धागा से सजाया जाता है, सिर पर लगे प्रकाश यानी लाइट इन्हें आकर्षक बनाती है। उड़ीसा के मुखौटे लकड़ी से बनाए जाते हैं तथा चमकीले रंगों से रंगाए जाते हैं। शाही यात्रा नाट्य परंपरा में उपयोग विशेष रूप से रावण वध का चित्रण करते हैं। इस पर ओडिशा की मंदिर मूर्ति कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है हमारे पास। छऊ मुखौटा कौन सा है? पश्चिम बंगाल के लिए। ये प्रसिद्ध वसंत ऋतु एवं महाकाव्य पर आधारित नाट्यों में प्रयोग होता है। सरायकेला झारखंड की छऊ शैली में मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकाल के प्रारंभ में हुई समय के साथ साथ अत्यंत विकसित हो गई है। हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मुखौटे विशेषकर तिब्बती बौद्ध परंपराओं को प्रभावित राक्षस एवं देवताओं के मुखौटे बनाए जाते हैं। सरल आकृति, बड़ी आंखें इनकी प्रमुख विशेषता है। कथकली केरल के अंदर, इसमें चेहरे की विशेषता मेकअप द्वारा मुखौटे जैसा बनाया जाता है। अलग मुखौटे नहीं पहनते हैं, बल्कि रंग रोगन से पात्र का एक मुखौटा टाइप का बना दिया जाता है। कृष्णाट्टम ये भी केरल का है। कुछ पात्र वास्तव में मुखौटे पहनते हैं तथा पात्रों के लिए विशेष मेकअप किया जाता है। मुखौटे सामान्य आकार में बड़े तथा अंतर्जीत विशेषताओं वाले होते हैं हमारे पास। मुखौटों की विशेषता क्या है? ये गुलिकन मुखौटा केरल के अंदर, गुलिकन जो है यमराज के लोक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। मुखौटों की सबसे बड़ी विशेषता विशाल आंखें, 2 बड़ी आंखें लगभग दूर चेहरे पर ढक लेती हैं तथा माथे पर एक अतिरिक्त नेत्र बनाया जाता है। मथुरा उत्तर प्रदेश के मुखौटे कौन से हैं? मथुरा रंगमंच
से जुड़े मुखौटों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जरी, सोने के धागे से कढ़ाई व मुखौटे बनाए जाते हैं। पीपल, ब्रास, पेपर माशे के मुखौटे विशेष रूप से रामलीला के लिए बनाए जाते हैं। साधारण तौर पर सस्ते मुखौटे भी पेपर माशे से बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, जय लिखा है, उसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है ना। ये आप कभी आपने देखा होगा, फे के नीचे नुक्ता लगा रहता है, कभी जय के नीचे नुक्ता लगा रहता है। कभी आपने देखा होगा ये वाले नुक्ते वाले आपने शब्द देखे हैं क्या? कभी आपने जय के नीचे नुक्ता, फे के नीचे नुक्ता, जय, ये इस तरीके के नुक्ते वाले शब्द देखें कभी? ये हमारे जो हिंदी के अंदर, जब हमारे अरबी और फ़ारसी के जो शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर आए, तो कई बार क्या होता है, जैसे गज़ल बोलते हैं अपन, जैसे हरियाणा में जाओगे ना आप तो गज़ल होती है, गज़ल है ना, लेकिन वो गज़ल थोड़ी है, वो गज़ल है। मतलब ये जो गे है उसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होगा, गज़ल, ठीक है। अब अगर हरियाणा में जाओगे तो ये नुक्ते वाला कंसेप्ट है नहीं अपने पास, तो यहाँ पर गज़ल ही चलता है। अब ये जो नुक्ता है ये कौन लेके आए थे अपने भारत के अंदर? ये जो है राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने फ़ारसी के शब्दों की जो फ़ारसी के जो शब्द होते हैं हमारे पास, उनको हिंदी भाषा में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वाले जो नुक्ते वाले हैं, ये नुक्ते इंट्रोड्यूस करे थे। तो फे के नीचे दिखेगा आपको, गे के नीचे दिखेगा, जय के नीचे दिखेगा। तो इनका जो साउंड है वो फ़ारसी भाषा से मिलाने के लिए इन नए शब्दों का अपन ने जो है आविष्कार करा था, ठीक है। जब जाके गज़ल जो है गज़ल बनी थी, नहीं तो गज़ल ही होती है वो। आप हरियाणा में जाएंगे तो गज़ल ही होगा, वो गज़ल ही बोलते हैं, गज़ल, गज़ल नहीं है, गज़ल। और जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे लखनऊ वगैरह में जाएंगे तो गज़ल हो जाएगा, वहाँ पे फ़ारसी के शब्दों को यूज़ किया जाता है, गज़ल। हेड गियर, सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, मुकुट। हेड गियर पारंपरिक रंगमंच की सबसे महत्वपूर्ण व सर्वाधिक प्रयुक्त वेशभूषा है। सामान्य हेड गियर 3 प्रकार के होते हैं। मुकुट होता है, एक होता है पगड़ी होती है, दूसरा है जटाओं या महिलाओं के केश विन्यास बोलते हैं। दक्षिण भारत के मुकुट सामान्य लकड़ी के बनाए जाते हैं तथा इन्हें दर्पण, कांच, कृत्रिम रत्न, स्वर्ण धागा, चांदी के मोती, मोर पंख, ऊनी झालर आदि से सजाया जाता है। उत्तर भारत के हेड गियर अपेक्षाकृत सरल होते हैं। कैनवास व स्वर्ण कढ़ाई यानी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी तथा कृत्रिम रत्नों से सजाए जाते हैं। हेड गियर का उपयोग पात्र को भव्य वैभव प्रदान करना और चरित्र की विशेषताओं को दर्शाना है। कथकली जो है में विशेष प्रकार के किरीट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कई बार आपने जो किसी भी देवी या देवताओं की मूर्ति देखी होंगी तो उसके पीछे जो महिमा मंडल होता है, महिमा जो है मंडप होता है, जिसके अंदर एक सिंबलाइज करा जाता है कि जो एक आम व्यक्ति है जो किसी भी देवताओं को देखेगा तो वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक लाइट की तरह होती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि साक्षात आपके सामने एक सूर्य आ जाए तो आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो उस महिमा मंडप को दिखाने के लिए जो मुकुट के पीछे से बड़ा सारा बनाया जाता है। अब कथकली के विशेष प्रकार के किरीट का प्रयोग किया जाता है। पाछा, जिसे हरा रंग बोलते हैं, और काठी, चाकू जैसी। दृष्टि अहंकार व नकारात्मक पात्र के लिए होती है, और सज्जन, महान व वीर पात्र के लिए होती है। हेड गियर, कथकली में हेड गियर धारण करना धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। हेड गियर का अंतिम भाग विशेष प्रार्थना से के साथ बांधा जाता है ताकि कलाकार पात्र प्रभावशाली अभिनय कर सकें। ऋषियों के हेड गियर की विशेषताएं, 2 जो गुम्बद डोम होते हैं, नीचे वाला गुम्बद बड़ा होता है, सजावट के लिए मुड़ी हुई रस्सी तथा रुद्राक्ष माला का उपयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का हेड गियर इस जो शंकुआकार एवं अर्धगोलाकार मुकुट होता है, शीर्ष पर विभिन्न रंगों की जो उनकी मालाएं लगी होती हैं। मुकुट पर मोर पंख लगाए जाते हैं जिससे खिले हुए कमल जैसा स्वरूप बनता है। वेशभूषा की बात करेंगे अपन, तो प्रत्येक पारंपरिक नाट्य शैली निर्धारित वेशभूषा होती है, इसलिए विभिन्न नाटकों की पोशाकों में बहुत विविधता मिलती है। वेशभूषा यानी ड्रेप, सिलाई दोनों प्रकार की हो सकती है तथा इसकी कढ़ाई, टिंसल, एप्लिक आदि का कार्य भी किया जाता है। पोशाकों की डिजाइन और रंग क्षेत्रीय परंपराओं, स्थानीय नाट्य शैली पर आधारित होता है। वेशभूषा को सोने के धागों, अर्ध कीमती पत्थरों, रंगीन कांच आदि से सजाया जाता है। राजा में उच्च वर्ण के पात्रों की पोशाकें रेशम, मखमल एवं साटन से बनाई जाती है।
रासलीला मणिपुर, बेलनाकार स्कर्ट, पेशवान गाज कपड़े की एक छोटी ऊपरी स्कर्ट होती है जिसके किनारों पे बांस बेत व कठोर बनाने के लिए लगाए जाते हैं। कथकली में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। मोटे एवं बड़े आकार की रंगीन पोशाकें, पात्र के अनुसार अलग अलग वेशभूषा, अधिकांश पोशाकें लाल रंग की होती है जबकि भगवान कृष्ण की पोशाक नीले रंग की होती है। यक्षगान कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की वेशभूषा, पुरुष हरे, लाल एवं काले रंग के वस्त्र और चेकदार धोती पहनते हैं। महिला पात्र स्थानीय महिलाओं की तरह साड़ी पहनती है। ऑर्नामेंट आभूषण की बात करेंगे। पारंपरिक नाट्य प्रस्तुतियों में विभिन्न प्रकार के आभूषण का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक नाटक शैली के अपने विशिष्ट आभूषण होते हैं। महंगे असली आभूषणों के स्थान पर लकड़ी, कपड़ा, कैनवास आदि से बने हल्के आभूषण प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें स्वर्ण फाइल, रंगीन कांच, दर्पण या कृत्रिम रत्न, लाल फेल्ट एवं हरे पंखों से सजाया जाता है। धातु के तार से बने आभूषण जैसे कान के आभूषण, लॉकेट, माथे के आभूषण, मछली, फूल, पत्ती, तारा, मोर, तोते आकृतियाँ बनी होती है उसमें। कथकली ये यक्षगान के आभूषण अत्यंत भव्य और अलंकृत होते हैं। लकड़ी के कई टुकड़े से निर्मित, नीचे चौकोर एवं ऊपर अर्धगोलाकार डोरियों से बंधे होते हैं। कथकली कलाकार बड़ी संख्या में रंगीन आभूषण पहनते हैं जो गांठों से बांधे जाते हैं। परंपरा के अनुसार कलाकार 64 गांठें बांधनी होती है 64 गांठें बांधनी होती है कलाकार को। कथकली के विशेष आभूषण कौन से हैं? पुरुष एवं महिला दोनों अनेक प्रकार के हार या नेकलेस, करधनी यानी जो गिडलेस पहनते हैं। पुरुष कलाकार जो बाएं हाथ की तीसरी उंगली चांदी की अंगूठी पहनते हैं। पुरुष एवं महिला दोनों कद्दू के बीज से बने 3 पत्थरों वाले कर्णाभूषण भी पहनते हैं। डांस के ऊपर आ जाएंगे हम। डांस नृत्य डांस एक ऐसी कला है जिसमें शरीर की गतिविधि को सौंदर्यपूर्ण लयबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य कला जो पेशा तथा सामाजिक गतिविधियां 3 रूपों में महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के अनेक अवसरों से जुड़ा हुआ है। भारत में नृत्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है जिसका प्रमाण है मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तिका और हड़प्पा सभ्यता की नर्तक का धड़। वेदों में नृत्य की प्रशंसा उनके उपमाओं एवं रूपकों के माध्यम से की जाती है। आप जानते हैं क्या उपमा और रूपक में क्या अंतर होता है? उपमा किसे कहते हैं और रूपक किसे कहते हैं? उपमा और रूपक में अंतर पता है क्या आपको? किसी को नहीं पता उपमा और उपमा क्या है कि हाँ बताइए, बताइए, कोशिश तो कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? क्या पता आज कोई नई चीज़ सुनने को मिल जाए मेरे को। देखो उपमा जो होती है वो किसी को दी जाती है। उपमा जो है आप किसी को देंगे, जैसे कि आप चांद जैसे लग रहे हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को चांद की उपमा दे रहा हूँ। मतलब तारीफ़ के अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे उपमा कहा जाता है हमारे पास। तो अब जैसे एक सबसे बड़ी उपमा बहुत बड़े कवि ने दी है कि राम जी जो है ना बिल्कुल राम जी जैसे लग रहे हैं। मतलब अब आप बताइए कि भगवान राम को कोई उपमा दी जा सकती है क्या? भगवान राम पहले ही बहुत बड़ी उपमा है अपने आप के अंदर ही। तो भगवान राम किसकी तरह लग रहे हैं? भगवान राम राम की जैसे लग रहे हैं, उनसे बड़ी कोई उपमा है ही नहीं। जैसा अगर मैं कोई उपमा दी जाऊँ, जैसे कि कई जो ठाले बैठे रहते हैं, कई कवि होते हैं, तो दरबार के अंदर क्या होता है कि दरबार में जो राजा होता है ना, तो राजा का जो मानसिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसको एक तरीके से आप मान लीजिए आज का जैन जी है वो, तो उसको क्या है प्यार मोहब्बत की बात और इसकी बातें अच्छी लगती है। तो जो राज कवि होते हैं वो इस तरीके की उपमाएं लिखते हैं कि भाई राजा के पास जाएंगे। अब राजा क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा है, उसको सिर्फ तारीफ़ें सुननी है। डोनाल्ड ट्रंप बैठा है राजा के तौर में, तो भाई साहब जाएंगे, जो राज कवि है वो जाके बोलेंगे राजा साहब आपके जैसा दानवीर तो कोई है ही नहीं। फिर राजा अपनी माला उतारेगा और यल्ल है, बोले आपके जैसा महान तो कोई है ही नहीं। फिर वो अंगूठी उतारेगा, यल्ल है। तो इस तरीके से क्या है, राजा को उपमाएं दे दे के मतलब छड़ाने के लिए जो काम करे जाते हैं उसे उपमा बोलते हैं। अब रूप क्या मतलब वो क्या होता है? रूपक की बात करेंगे कि अगर हम किसी की मतलब किसी की तुलना कर रहे हैं यथार्थवाद में, तो उसे रूपक बोलते हैं अपन। ठीक है, उपमा दी जाती है
और जो रूपक हैं वो उसके तुलना के लिए होता है यहाँ पे हमारे पास। वेदों में उषा प्रातःकाल भोर की देवी को नृत्य की सर्वोत्तम उपमा माना गया है अपने पास। उषा को किस उपमा माना गया है? उषा जो है भोर की देवी, उसको सबसे बड़ी उपमा माना गया है, सर्वोत्तम उपमा माना गया है। डांसिंग की अगर हिस्ट्री देखे जाए अपन, भारत में नृत्य के प्रमाण प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल से मिलते हैं। नृत्य के प्रमुख प्रमाण कौन से हैं? भीमबेटका की चित्रशैली, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना, वेदों में नृत्य संबंधी साहित्य उल्लेख मिलता है हमें। भारतीय नृत्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक व आद्य ऐतिहासिक काल, द्वितीय है 2nd सेंचुरी से 9वीं सेंचुरी तक, और 10वीं सेंचुरी ईसा पूर्व से 18वीं सेंचुरी तक, और यहाँ पे हमारे पास समकालीन भारत जो अभी चल रही है। डांस के अंदर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। इस काल के नृत्य के प्रमाण गुफा चित्रों तथा शैली उत्कीर्णों से प्राप्त होते हैं। गुफाओं के अंदर आपने देखा होगा रेड कलर के अंदर इस तरीके से हाथ पैर और पैर बनाए जाते हैं और डांसिंग करते हुए आपको दिखेंगे, हाथ में मशाल होगी और एक गोले के अंदर जो है बहुत सारे लोग डांस कर रहे होंगे, तो वो गुफा चित्र ही बोलते हैं उसको, भित्ति चित्र बोलते हैं, वो गुफा चित्र बोलते हैं पर इसको। सिंधु घाटी सभ्यता वेद उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ और महाकाव्यों भी ने इसमें नृत्य के मिलता जुलता है। आपको ये क्लासिफिकेशन तो पता है ना, वेद किसे कहते हैं हम, है ना, और जो है उपनिषद किसे कहते हैं, ठीक है, और उपनिषद के बाद जो जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है वो किसे कहते हैं, आरण्य किसे कहते हैं, और महाभाष्य किसे कहते हैं, ये सब पता है ना आपको। चलो किसी दिन बैठ के रिवाइज करेंगे इसको, अभी तो छोड़ते हैं, आगे जाइए। टीकाएँ वगैरह एक बार आप पढ़ना, वेद और ये ऐतरणीय ग्रंथ किसे, ऐतरणीय जो ग्रंथ हैं वो किसे कहते हैं, टीकाएँ किसे कहते हैं, ये एक बार आप पढ़ना। अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो मैं बता दूंगा। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, 9वीं शताब्दी ईस्वी यानी सेकेंड सेंचुरी BC से लेकर 9th सेंचुरी AD, इस काल में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों के माध्यम से नृत्य का व्यवस्थित सिद्धांत विकसित हुआ था। ये भरत मुनि जो है, इनका नाम आप रट लेना, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था और इन्हीं के ही नाट्य शास्त्र से आज तक प्रेजेंट टाइम तक कई चीज़ें जो है नाट्य शास्त्र के अंदर, मतलब जो डांसिंग के अंदर अपन इनसे लेते हुए आ रहे हैं। नृत्य एक विकसित कला रूप है, इसके रूप में स्थापित हुआ है, व्यापक रूप से लोकप्रिय बना हुआ है। इस काल में नृत्य भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग बन गया है, जिसका प्रमाण नृत्य मूर्ति शिव, दुर्गा, जो सरस्वती एवं गंगा की, गणेश की मूर्तियों से मिलता है हमें। बरहुत, सांची, नागार्जुन कोड़ा, अमरावती, एलोरा, ओडिशा के भुवनेश्वर सहित अनेक मंदिरों में नृत्य से संबंधित मूर्तियों में शिल्प मिलते हैं हमें। इस काल के नाटकों में हस्त मुद्राएं, वेशभूषा, मंचसज्जा, संचार के माध्यम तथा इसके विस्तृत नाट्य शास्त्र से मिलते हैं। मुद्राएं तो आपको पता होंगी, कौन सी मुद्राएं की बात चल रही है यहाँ पे? हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं क्या होती हैं? जो हाथों से बनाई जाती हैं हस्त मुद्राएं होती हैं। मुद्राएं कौन सी होती हैं? जो आप बैठ के लेट के जो मुद्राएं बनाते हैं, पोस्चर, वो वेशभूषा, रंगमंच, सज्जा, डेकोर करते हैं, जो आप क्या पहनेंगे। देखिए सब, जैसे अगर आप डांस करते हैं तो उसके अंदर ड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप क्या पहन के क्या चीज़ कर रहे हैं, तो उससे पहचान होती है उसकी। 2nd सेंचुरी BC से 9th सेंचुरी AD के बीच में जो है, इस काल में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का उपयोग कालिदास, भवभूति, हर्ष आदि नाटकों के नाटक लेखन की मानव पद्धति के रूप में किया गया है। कालिदास जी का कोई नाटक आपको याद है क्या फेमस? कालिदास जी का एक नाटक है बहुत फेमस है, हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम। तो मोहनदास जी ने लिखा था कि सच सच बताना कालिदास जी कि उन पहाड़ों के अंदर यश रोए था या तुम रोए थे। तो आदमी इतना विरह जो है, अब कई लोग क्या है, जो मूर्खता लेवल देखो आप, मूर्खता का चरम स्तर देखो आप। हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो कालिदास हैं, कालिदास जी जो हैं हमारे, वो जो है भारत के शेक्सपियर हैं। अब एक उनको बताओ मूर्खों को, कालिदास जी पहले आए थे या शेक्सपियर पहले आए थे? अभिज्ञान शकुंतलम आप पढ़ो तो सही, आप कालिदास जी की जो रचना है वो पढ़ो तो सही, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या बात है। कालिदास जी के तो उनको शेक्सपियर बता रहे, शेक्सपियर कहाँ हटता है कालिदास जी के सामने। लेकिन अब वो ये अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है हमारा,
तो उनको जो मन में आया उन्होंने लिखते चले गए, और हमारे जो है हमारे वालों को थोड़ा नीचे कर दिया और उनके वालों को थोड़ा ऊपर कर दिया। तो कालिदास जी की अभिज्ञान शकुंतलम जो है सबसे बेस्ट वो है। उनके बाद भी उन्होंने बहुत सारे लिखी रचनाएं, आप एक दो रचनाएं याद कर लेना, कभी आपको पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। हर्ष के बारे में जो हमारे 7वीं शताब्दी के अंदर हर्ष जो महान अपने राजा थे, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। अजंता एवं अलोरा जो सितन सल जो है ये पनमलाई गुफाओं में भित्ति चित्रों में नृत्य के प्रमाण मिलते हैं हमें। इस समय नाटक केवल शब्दों पर आधारित नहीं थे, बल्कि संचार के लिए विभिन्न अभिनय तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत नाटकों में 4 प्रकार के अभिनय बताए गए हैं। एक तो है वाचिक, संवाद व वाणी, एक है आंगिक, शारीरिक हाव भाव, एक है आहार्य, वेशभूषा एवं मंच सज्जा, एक है सात्विक, आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्ति। सात्विक का 2 अर्थ होते हैं। सात्विक का एक अर्थ है यहाँ पे जो है सात्विक का अर्थ है जो है जो आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति, मतलब आप एक्सप्रेशन ऐसे कर दोगे कि जो आपके अंदर मन में क्या कौतूहल चल रही है उसके बारे में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। संस्कृत नाटकों के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो होता है रूपक, एक होता है उपरूपक। रूपक जो होता है प्रमुख नाट्य रूप जिसमें एक मुख्य रस होता है तथा सभी नाट्य तत्वों का उपयोग पूरी कथा प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें वाक्यांश अभिनय भी कहा जाता है। उपरूपक क्या है? एक लघु नाट्य रूप है जिसमें मुख्य रूप से संगीत एवं नृत्य पर बल दिया जाता है। यह केवल भाव की अभिव्यक्ति करता है तथा पूरी कथा प्रस्तुत नहीं करता है। इसे पदार्थ अभिनय भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के बाद लगभग 6वीं ईस्वी से नृत्य पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे जाने लगे। इन ग्रंथों के 2 प्रमुख वर्ग थे, एक तो सैद्धांतिक ग्रंथ थे और एक व्यवहारिक ग्रंथ थे। सैद्धांतिक ग्रंथ के अंदर सौंदर्य शास्त्र, कलात्मक अनुभव व दर्शकों पर उनके प्रभाव का वर्णन लिखा गया है, और व्यवहारिक के अंदर नृत्य एवं संचार की तकनीकों का वर्णन किया गया है। बाद के नाटककारों ने केवल संवाद पर निर्भर न रहकर संगीत एवं गीतों को भी संरचना का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। इस काल में मैनुअल एवं स्ट्रीच जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी। मंदिरों एवं स्तूपों के निर्माण में रेलिंग एवं दीवारों पर करण जो है नामक नृत्य मुद्राओं को उकेरा गया, जिनका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है हमारे को। 9वीं और 10वीं शताब्दी के अभिनव गुप्त ने नाटक शास्त्र पर एक प्रसिद्ध टीका लिखी थी। टीका क्या होती है? एक तो होता है हमारे पास शास्त्र हो गया, फिर शास्त्र के ऊपर टीका क्या होती है? इसको होमवर्क में देखो आप, टीका के बारे में। शास्त्र क्या होते हैं, टीका क्या होती है, और उपशास्त्र क्या होते हैं? अभिनव गुप्त की व्याख्या ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र एवं कलात्मक सिद्धांतों के विकास में नए युग की शुरुआत की थी। डांस एवं करण एवं मंदिर मूर्ति कला। नाट्य शास्त्र के 4थे अध्याय में नृत्य की विभिन्न गतिविधियों के करण कहा गया है। 11वीं शताब्दी में निर्मित तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में पहली बार कर्णों को मूर्तियों के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित किया गया है। उस समय की मूर्तियां नृत्य के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों को सजीव रूप से दर्शाती है। मूर्ति में केवल गतियाँ ही नहीं बल्कि नाट्य शास्त्र में वर्णित स्थानों यानी मूल मुद्राएं और चारियों यानी कि मूल गतियाँ भी चित्रण मिलता है उनका। 11वीं से 12वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर समूह ओडिशा के मंदिरों में नृत्य करती हुई उत्कृष्ट मूर्तियों के जो शिल्पांकन देखने को मिलते हैं। समय के साथ नृत्य की अभिव्यक्ति भारतीय लघु चित्रकला में भी दिखाई देती है। मिनिएचर पेंटिंग। इन चित्रों की प्रेरणा बौद्ध, जैन व हिंदू पौराणिक कथाओं एवं दंत कथाओं से प्राप्त होती है। दंत कथा मैंने बताया था, क्या होती है दंत कथाएं? बिल्कुल। आ जाए यहाँ पे 2nd सेंचुरी BC टू 9th सेंचुरी AD में चित्रकला की बात कर लेते हैं अपन। इस काल की चित्रकला में एकल नृत्य यानी सोलो डांस तथा समूह नृत्य दोनों का चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिए त्रिशिला नृत्य, यह कल्प सूत्र में 10वें स्कंद भागवत पुराण में समूह नृत्य का चित्रण है।
कुछ चित्र कलाकारों की भावनात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जबकि कुछ अत्यंत तकनीकी एवं शास्त्रीय शैली, विशेषकर जैन कल्पसूत्र में बताए गए हैं। कल्पसूत्र जानते हैं क्या आप, किसे कहते हैं कल्पसूत्र? कल्पसूत्र किसे कहते हैं? होमवर्क में लिख लीजिए इसको भी, जैन धर्म के अंदर आएंगे जब अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये काल क्षेत्रीय नृत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत तथा क्षेत्रीय साहित्य में विकास का महत्वपूर्ण काल था। इसी समय नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों और देव सेवा का अभिन्न अंग बन गया तथा मंदिरों एवं राज दरबारों में बड़ी संख्या में नर्तकों को संरक्षण मिला। बृहदेश्वर मंदिर तथा उड़ीसा के मंदला पांजी जैसे अभिलेखों में उस समय के नृत्य परंपराओं की जानकारी मिलती है। मूर्तियों, चित्रों एवं लिखित ग्रंथों ने इस काल में नृत्य इतिहास व नाट्य परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है हमें। जो आपको आज जितनी भी फॉर्में मिलती हैं ना, उसके अंदर जो विकास का क्रम है ना, 10वीं से 18वीं सदी के अंदर ही आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस समय क्या है कि राजाएं जो होते थे वो जो चीज़ों को क्या है सहयोग देते थे, मतलब कि उनको फलीफूत करते थे, जो दान देते थे। कई जो अच्छे परफॉर्मर होते थे, जो साहित्य में अच्छे होते थे, उनको गाँव दान दे दिए जाते थे। आपको पता है हमारे जयपुर के राजकवि कौन थे? जो राजा जय सिंह जी के समकालीन थे राजकवि। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। राजकवि कौन थे अपने? मिर्जा राजा जय सिंह जी के टाइम में। हाँ, नहीं नहीं, बाद में अपन जय सिंह सेकंड जी के। हम्म। अरे नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस थे। बिहारी थे। नहीं नहीं, जय सिंह सेकंड के टाइम पे थे। अरे बिरजा राजा जय सिंह की बात नहीं हो रही, जय सिंह सेकंड की बात हो रही है, जो जयपुर में बोल रहा हूँ, जयपुर के राजकवि बिहारी थे, जो बिहार से नहीं थे। हैं? बिहारी थे, है ना? बिहारी जो है राजकवि थे, और उनको जो है अलंकार का बादशाह कहा जाता है। अलंकार का बादशाह कहा जाता है उनको। मतलब उनके जो अलंकार हैं इतने इतना सटीक वो काम करते थे अलंकारों के लिए, कि तराशना जिसे बोलते हैं ना, हीरे को तराशने वाली बात, तो शब्दों को तराशने का जो काम था वो बिहारी जी का था। और इतना इतना बेस्ट लिखते थे वो, जिसकी कोई बात नहीं है। मतलब उनकी कोई तुलना नहीं कर सकते आप। वो मतलब आप ये मानो कि बादशाह थे अलंकार के, बादशाहों में उनकी गिनती आती है, उनके बरोबर कोई नहीं है। अब उनकी एक बहुत वो है कविता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत शानदार है। क्लासिकल डांस इन इंडिया, भारत के शास्त्रीय जो नृत्य हैं हमारे पास, एक तो भरतनाट्यम, ये याद रखना है आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फेमस है ना। 8 शास्त्रीय नृत्य है। अरे शास्त्रीय से याद आ गया, मैंने आपको पूछा था कि भारत के अंदर लैंग्वेज हैं यानी भाषाएं हैं, क्लासिक भाषाएं, कोई बता सकता है मेरे को 8 क्लासिक भाषाएं कौन कौन सी है भारत की? हम्म। क्लासिक भाषाओं का उदाहरण आप मेरे को बताओ, क्लासिक भाषाओं को क्यों क्लासिक भाषा बोलते हैं? क्या क्या उसका मतलब क्राइटेरिया है कि इस भाषा को क्लासिक भाषा माना जाएगा? मेलोडी होती है क्या? बस मेलोडी के आधार पे लिया जाता है क्या उसको? अरे क्या हुआ? हैं? अरे ये तो मैं समझ गया, लेकिन क्लासिकल भाषाओं के अंदर क्यों लिया जाता है इनको? कोई एक क्राइटेरिया तो होगा ना कि इसको लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा, क्या वजह क्या होती है? तो वो बताओ आप मेरे को। मैंने आपको कहा था होमवर्क में लिख लो इसको।
चलिए छोड़िए, आप सीरियस नहीं लग रहे यार मेरे को, मतलब आपको ऐसा लगता नहीं है कि कोई चाहिए लाइसेंस। मैंने आपको 2 बार बोल दिया भाई क्लासिक भाषा, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद होनी चाहिए। कोई क्राइटेरिया क्या है क्लासिक भाषा होगा। अब शास्त्रीय नृत्य हैं, नृत्य अपने पास बहुत सारे हैं, लेकिन इन आर्ट को क्यों ले रखा है, इसका क्लासिफिकेशन जो है, इनका कारण तो होगा ना कि इनको क्यों लिया हुआ है। तो कारण याद कीजिए आप। भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर है। कथकली है जो केरल के अंदर है। मोहिनीअट्टम है, ये भी केरल का है। कुचिपुड़ी है, यह आंध्र प्रदेश का है। ओडिशा, ओडिसी जो है ओडिशा का है। कथक जो है उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के अंदर है। और सत्रिया ये असम के अंदर है। और मणिपुरी ये मणिपुर के अंदर है। कथक जो है थोड़ा बदनाम हो गया, क्योंकि ये क्या है, शुरू में मंदिरों से स्टार्ट हुआ था, मंदिर का एक अभिन्न अंग था, ये कथक करा जाता था मंदिरों के अंदर। लेकिन फिर क्या है, ये मंदिरों से निकल के राज दरबारों के अंदर आ गया। और राज दरबारों के अंदर आने के बाद में क्या है, मुगली दरबार में जाने के बाद में इससे थोड़ा बदनाम टाइप का हो गया। तो आपने देखा होगा कि कुछ फिल्मों के अंदर जो है जो है कथक का जो है राजा के सामने जो महिलाएं करती रहती हैं वो कथक के अंदर आता है। ये थोड़ा बदनाम हो गया था बाद में। ऐसा कह सकते हैं। आ जाइए भरतनाट्यम की विशेषता देख लेते हैं अपन। भरतनाट्यम क्या है। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु दक्षिण भारत में हुई। प्राचीन काल में इसे सारिद कहा जाता था। इसकी परंपरा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जुड़ी है। इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंदिरों की दासियों द्वारा भक्ति पूजा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। प्रारंभ में ये एकल नृत्य था, लेकिन वर्तमान में इसे समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। पहले यह मुख्य पुरुषों द्वारा किया जाता था, बाद में महिलाओं ने इसे अपनाया और आज पुरुष एवं महिला दोनों मिलकर करते हैं। भरतनाट्यम की 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो नृत्य होता है, शुद्ध नृत्य, एक नृत्य जो होता है भाव एवं अभिव्यक्ति प्रधान, और एक नाट्य होता है अभिनय एवं प्रस्तुति। भरतनाट्यम के अंदर जो शिवजी है उनके तांडव आपने देखा होगा। तांडव जानते हैं ना, तांडव किसे कहते हैं। तांडव एक तरीके से जो है गुस्से के अंदर जो करा जाता है उसे तांडव बोलते हैं। और तांडव का इसके अंदर आपको भरतनाट्यम के अंदर विशेष वो मिलेगा। भरतनाट्यम कलाकार परंपरा रूप विशेष रूप से जो है सिली हुई साड़ी जो कस्ट्यूम पहनते हैं इसके अंदर। भरतनाट्यम के अंदर जो भरतनाट्यम की पोशाक में घुटने मोड़ और जटिल पदचाल के समय आगे वह प्लिट्स पंखे के आकार में खुला जाता है। मतलब कि इस तरीके से जो पैरों को मोड़ के इस तरीके से चला जाता है कि उसका आगे का जो जो कॉस्ट्यूम का जो भाग होता है प्लिट्स मतलब पंखे की तरह होता है, ताकि आपके पैर खुलने में आसानी रहे। इसके अंदर भाग होते हैं। पहला अलारिप्पू से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है अलारिप्पू से। फिर जाति स्वरम सेकंड फेज आता है इसके अंदर। फिर वर्णन आता है, और फिर उसके अंदर पदम आता है, और उसके अंदर जो तिलन्ना जो है लास्ट का वर्ड है। तो आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा भरतनाट्यम के अंदर, इनको सही अरेंज कीजिए। इनको अरेंज करने की बात आ जाएगी तो पहले वर्णन दे देगा आपको। वर्णन पहले नहीं आता, लास्ट में आता है वर्णम, जिसे बोलते हैं अपन। तिलन्ना दे देगा, तिलाना, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पहले आता है कौन सा लास्ट में आता है। अलारिप्पू पहले आता है और लास्ट में तिलान्ना आता है, ठीक है। ये याद रखना आप, क्योंकि इसको अरेंजमेंट के तौर पे दे सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, कि इसको ऊपर से नीचे अरेंज कीजिए, इसको नीचे से ऊपर अरेंज कीजिए, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए। नर्तक नर्तिका के पैरों में घुंघरू पहने हैं। भरतनाट्यम की संगीत में सामान्यतः शामिल होते हैं गायक, मृदंगवाद और वायलिन तथा वीणा वादक, बांसुरी वादक व झांझ मंजीरा वादक। यह नट्टू नार का नृत्य का संचालन करता है। ताल और बोल का निर्देशन करता है इसके अंदर। भरतनाट्यम नृत्यांगनाएं कौन कौन सी है। रुक्मणी देवी अरुंडेल बहुत फेमस है ये। यामिनी कृष्णमूर्ति और ब्रह्मा सुब्रमण्यम और मलिकानी साराबाई। इनके थोड़े नाम याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है कि इस के अंदर कौन सबसे ज़्यादा फेमस है। कथकली की बात करते हैं अपन। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। इसकी उत्पत्ति रामनाट्यम और कृष्ण नाट्यम से हुई है, जिसमें रामायण और महाभारत की कथाएं प्रस्तुत की जाती है। कथकली शब्द कथा यानी कहानी और कली यानी नाटक प्रदर्शन से हुआ है। कथकली की वस्तु मुख्यतः महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित होती है। इसे बेल्ट ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का गाथा नाटक भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता भव्य वेशभूषा, विशाल मुकुट, रंगीन मेकअप तथा नाटकीय अभिनय, जिसमें देवता, नायक, राक्षस, दिव्य पात्रों का चित्रण किया जाता है। पारंपरिक रूप से कथकली का प्रदर्शन केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है।
अधिकांश कथाएं सत्य असत्य संघर्ष पर आधारित होती हैं। कथकली के गीतों की भाषा मणि प्रवल्यम है, जो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। इसका प्रदर्शन सामान्यतः खुले मंच पर किया जाता है। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि किस नाटक के अंदर महिलाओं और पुरुषों का डांसिंग होता है, या किसके अंदर सिर्फ महिलाएं डांस करती है। तो आपसे पूछ लिया, अगर कथकली की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दे देगा। पहला, इसके अंदर केवल केवल महिलाएं ही जो है पार्टिसिपेट करती है। दूसरा, केवल पुरुष जो है पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपको दो ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, उपयुक्त पे चर्चा कीजिए, पहला सही दूसरा गलत, दोनों सही है ना, या दोनों गलत। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो फिर आप फंस जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए किस नाटक के अंदर कौन कौन जो है डांस करते हैं या कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कथकली तो मेकअप कला का जो कथकली की सबसे प्रमुख विशेषता इसका रंग बिरंगा मुखाभिनय है, जिसमें प्रत्येक रंग का अपना विशेष अर्थ होता है। ग्रीन जो होता है देवत्व सद्गुण एवं वीरता का होता है। लाल जो होता है ये दुष्टता क्रूरता व राक्षसी प्रवृत्ति है। पीला जो होता है संत तपस्वी व स्त्री पात्र के लिए होता है। कथकली में हस्त मुद्राएं, नेत्र संचालन और भावों का अभिव्यक्ति के माध्यम से नवरस को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रमुख कथकली कलाकार कौन से हैं? कलामंडलम गोपी है, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद है, कलामंडलम रामकुंडी नायर है, और कोटल शिवरामन है, और कलामुंडन वासु पिशारोडी है, और कमल्लू चंथुनी पणिकर है। आप समझ तो पा रहे हैं ना कथकली किसके बारे में बात हो रही है? वो हरे कलर का बहुत भयंकर मेकअप करके और वो बड़े से फिरोक जैसी पहन के और वो करते हैं, देखा है आपने? मोहिनीअट्टम के ऊपर आए थे। मोहिनीअट्टम के ऊपर आए थे। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये कोमल जो सौम्य व लास्य से प्रधान नृत्य होता है, जिसका प्रदर्शन मुख्यतः महिलाएं द्वारा किया जाता है। मोहिनी का अर्थ है मोहिनी मोहक स्त्री, तथा अट्टम का अर्थ है नृत्य। पौराणिक कथा के अनुसार इसकी प्रेरणा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से मिली है, जिसमें भस्मासुर का वध किया गया था। मोहिनी अट्टम का मुख्य विषय भक्ति एवं प्रेम है। इसमें प्रमुख पात्र सामान्यतः भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता कमर का जो मुदु व लयबद्ध झूलना, शरीर को सीधा रखते हुए धीमी एवं सुंदर पार्श्व जो गतियाँ करते हैं। इसके अंदर मोहिनीअट्टम में लगभग 40 मूल गतियाँ मूवमेंट होते हैं, जिन्हें अड़वू कल बोलते हैं अपन। मोहिनीअट्टम में अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की तरह हस्त मुद्राओं का प्रयोग होता है। इन मुद्राओं का वर्णन हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ में मिलता है, जिसके माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। इन नृत्यों में लास्य तथा कोमल सौम्य व क्षण शैली प्रमुख होती है। चोलू मोहिनीअट्टम का मुख्य संगीत में पाठ है यहाँ पर पास। इसके गीत मणिप्रवाल्य भाषा में होते हैं, जो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होती है। मोहिनीअट्टम की पारंपरिक वेशभूषा सफ़ेद रंग की साड़ी, जिस पर चौड़ी सुनहरी किनारी होती है। तो इनके अंदर जो प्रमुख कलाकार है वो कौन से हैं? कला मंडल क्षेमावृति, माधुरी उमा, ये सुंदर नायर और जयप्रभा मेनन। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। इसका कुचेलापुरम गांव से पड़ा है इसका नाम। प्रारंभ में ये नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने इसे व्यवस्थित एवं शास्त्रीय रूप प्रदान किया था। भगवत पुराण की कथाएं इसकी प्रमुख विषय वस्तु हैं। इनका कलाकार जो है भागव तुल्लू कहलाते हैं। प्रारंभ में इन नृत्य का ब्राह्मण पुरुषों का एक अधिकार था। यह केवल गांवों तक ही सीमित था। बाद में बाल सरस्वती एवं रागिनी देवी ने इसे लोकप्रिय बनाया। 20वीं शताब्दी में लक्ष्मी नारायण शास्त्री एवं एकल प्रस्तुति तथा महिला सहभागिता की शुरुआत की। और जो फेमस कलाकार हैं वो है सोलकड्डा। शारीरिक लयबद्ध गतिविधि इसके दो प्रमुख भाग हैं, वो है सोलकड्डा शरीर की लयबद्ध गतिविधि और कवूत्रम यानी कलाबाजी एवं जटिल शारीरिक गतिविधियों का आधारित प्रस्तुति। तरगम
कुचिपुड़ी की सबसे प्रसिद्ध गतिविधियों में से एक है। नर्तक नर्तिका पीतल की थाली के किनारे पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। सिर पर पानी से भरा कलश संतुलित रखते हैं। ये आपने जैसलमेर में भी देखी होगी, जैसलमेर में भी करते हैं सर वो कैंप में। जाला चित्र नृत्यम, ये नर्तक नर्तिका पैरों की सहायता से फर्श पर चित्र बनाते हुए नृत्य करते हैं। कुचिपुड़ी के संगीत दल कौन से है? गायक होता है, मृदंग होता है, वायलिन होता है, वीणा होती है, बांसुरी होती है, तबला होती है। प्रमुख कुचिपुड़ी कलाकार कौन सा है? इंद्राणी रहमान है, राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और राजा रेड्डी है। ओडिसी की बात करेंगे। ओडिसी भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक मानी जाती है। इसमें प्राचीन प्रमाण उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में मूर्ति एवं पुरातात्विक अवशेषों से मिलते हैं। इसका नाम औद्र नृत्य से लिया गया है, जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है हमें। प्राचीन काल में गोतीपुआ परंपरा के अंतर्गत बालक लड़कियों का वेश धारण कर यह नृत्य प्रस्तुत करते थे। ओडिसी में मुद्राओं और भाव भंगिमाओं का प्रयोग भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओडिशा की प्रत्येक प्रसिद्ध मुद्रा त्रिभंग है, जिसमें शरीर के तीनों स्थानों गर्दन, कमर और घुटने को मोड़ा जाता है। ओडिसी नृत्य गतियों को भंगी कहा जाता है। हमारे पास संगीत संगत में वाद्य, सितार, बांसुरी, बांस एक साथ के आगे चले गए क्या? पंखराज मंजीरा। ओडिसी नृत्य की प्रमुख प्रस्तुतियाँ कौन कौन सी है? मंगलाचरण, यानी जब शुरुआत होती है तो मंगलाचरण से होती है ना। प्रस्तुति की शुरुआत में भूमि माता पृथ्वी की प्रार्थना की जाती है मंगलाचरण में। फिर पल्लवी, संगीत एवं मुखाभिनय के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। और थारिज में जो है लास्ट का पार्ट है, इसे समापन से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला शुद्ध नृत्य डांस है ये अपने पास। ओडिशा में जयदेव के गीत गाथा जो गीत गोविंद है की रचनाओं का व्यापक उपयोग होता है, क्योंकि ये नृत्य वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। जयदेव जी को जानता है क्या कोई? जयदेव कौन है? इन्होंने गीत गोविंद लिखा था। अरे ये तो मुझे पता है, गीत गोविंद लिखने वाला अरे ये तो लिखा हुआ है अपने सामने ही, गीत गोविंद लिखी थी। उसके बाद बताओ कोई उनके बारे में कोई विशेष बात है? चलो छोड़ो। ओडिसी की वेशभूषा पट्टा साड़ी रेशमी साड़ी होती है, चांदी के आभूषण होते हैं, लंबा हार एवं विशिष्ट केश सज्जा होती है। ओडिशा नर्तकियों का मुकुट कहलाता है। ये पूरी ओडिशा में विशेष रूप से मनाया जाता है। और प्रमुख ओडिसी कलाकार कौन से हैं? गुरु पंकज चरणदास हैं, गुरु केलू चरणदास महापात्र है और सोनल मानसिंह जी भी हैं इसके अंदर। कथक की बात करें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली जो मुख्य उत्तरी भारत में प्रचलित थी, इसका उद्भव 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। कथिक का नाम कथावाचक यह गांव-गांव जाकर रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं नृत्य व अभिनयों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। समय के साथ कथावाचन से विकसित होकर शास्त्रीय नृत्य बन गया। मुगल काल में कथक पर फारसी एवं इस्लाम संस्कृति का प्रभाव पड़ा और ये राज दरबारों में जुड़ गया। कथक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? जटिल एवं तेज पद संचालन, पद मतलब जो पैरों से जो करी जाती है, सटीक एवं लय ताल, प्रभावशाली मुखाभिनय, मतलब जो ढोलक की ताल के ऊपर पैरों को बहुत स्पीड से जो चला जाता है ना, उसे सटीक लय ताल के अंदर माना जाता है अपने, मतलब जो ढोलक के साथ साथ बिल्कुल लय ताल के साथ चलेगी। कथक के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है और बनारस घराना है। कथक की बात करें, घुंघरू जो कथक नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कथक की वेशभूषा आकर्षक एवं रंग बिरंगे वस्त्र, चोली, घाघरा, दुपट्टा, घूंघट का प्रयोग पोशाकों को शीशों, मोतियों व अन्य अलंकारों से सजाया जाता है। जुगलबंदी मेन चीज़ है इसके अंदर। कथक की प्रमुख विशेषता है, इसमें नर्तक और तबला वादक के बीच लय ताल रोचक संवाद प्रतिस्पर्धा होती है। कथक का संबंध हिंदुस्तान ध्रुपद संगीत से है। प्रमुख कथक कलाकार कौन से हैं? बिरजू महाराज हैं हमारे, लच्छू महाराज हैं, धनमय जोशी हैं और सितारा देवी हैं।
सत्रिय जो है, सत्रिय नृत्य का विकास भावना नामक धार्मिक नाट्य प्रदर्शन के रूप में हुआ था। इसकी रचना महापुरुष सीमांत शंकरादेव ने 15वीं से 16वीं शताब्दी में असम में की थी। सत्रिय नाम सत्रिय अर्थात जो वैष्णव मठों से लिया गया है। इसका जो नृत्य का अभ्यास प्रदर्शन किया जाता है। यह एक वैष्णव भक्ति प्रधान शास्त्रीय नृत्य है। इसमें मुख्यतः भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों की कथाओं का प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुति में रामायण महाभारत के प्रसंगों के साथ प्रकृति, प्रेम, भक्ति का भी चित्रण किया जाता है। परंपरागत रूप से इसे प्रदर्शन भोकत अर्थात वैष्णव पुरुष साधुओं भिक्षुओं के समूह द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य दो प्रमुख शैलियाँ विभाजित हैं, एक तो स्त्री भंगी और एक है पुरुष भंगी। लास्य या स्त्री सुलभ कोमल शैली और तांडव या पुरुषोत्तम ऊर्जावान शैली होती है। शास्त्रीय जो है पुरुष नर्तक जो पारंपरिक धोती या पगड़ी जिसे बोलते पहनते हैं। महिला नर्तकी धूरी या चादर पहनती है जो पट से बने होते हैं। ये पारंपरिक असमिया आभूषण धारण करती हैं। आभूषण कैसासुन तकनीक से बनाया जाता है। कैसासुन जानते हैं क्या आप किसे बोलते हैं? कैसासुन, कैसासुन एक विधि है, सुना है कभी आपने नाम? लिख लो इसको होमवर्क के अंदर, कैसासुन क्या बोलता है, फिर अपन कल बात करेंगे इसके ऊपर। कैसासुन सत्रिय नृत्य में पारंपरिक असमिया संगीत का प्रयोग होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र खोल, ढोल व एक तारा। प्रस्तुत में श्रीमांत शंकर देव द्वारा रचित बोर गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे भाटी, ये जो क्षत्रियों के प्रमुख नृत्य रूप कौन कौन से हैं? कृष्ण नृत्य है, झूमरा है, सूत्रधारी है, राजा धरिया है, नाडू भांगा है और भाटी अखोरा है। प्रमुख क्षत्रिय कलाकार कौन से हैं? जनित गोस्वामी है, ये गुणकांत दत्ता बरयान है, रजू मोनी से क्या है या मोनी राम दत्ता मुखिया बरबयान है। मणिपुरी नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में मानी जाती है। ये वैष्णव परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु इस नृत्य के प्रमुख केंद्र है तथा राधा कृष्ण की प्रेम कथा इसका मुख्य विषय है। ये नृत्य लाई हराओबा जैन धार्मिक उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। 18वीं शताब्दी में राजा भाग्यचंद्र ने इस नृत्य का पुनर्जीवित किया था इसको। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे आधुनिक काल में शांति निकेतन में प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। मणिपुरी के दो प्रमुख रूप हैं अपने पास, रासलीला है और संकीर्तन है। रासलीला के अंदर रामायण महाभारत राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित अभिनय अति में नृत्य नाट्य होते हैं और संकीर्तन में देवताओं की प्रस्तुति एवं भक्ति पर आधारित होती है। मणिपुर नृत्य भक्ति डिवोटेशन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है इसके अंदर। मणिपुरी नृत्य में महिलाओं नर्तिकाएं विशेषकर लंबी एवं बेलनाकार पोशाक पहनती हैं। कभी आपने देखा होगा मणिपुरी के अंदर एक जैसे बांस का एक जैसे ड्रम होता है ना, ड्रम, वो ड्रम के अंदर खड़ी होकर ड्रम जैसा पहन के फिर डांस करती हैं। आपने कभी देखा हो? मैं फ़ोटो लगाना भूल गया, अभी फ़ोटो लगाया था तो समझ आता। मणिपुरी नृत्य का संगीत सारंगी है, पेना है और पंगू है। प्रमुख मणिपुरी नृत्याचार्य कलाकार कौन कौन से हैं? गुरु बिपिन सिंह है और झावेरी सिस्टर्स है। फोक डांस ऑफ इंडिया, भारत की लोक नृत्य भी देख लीजिए जो इतने मतलब जो लोकल लेवल पे होते हैं। लोक नृत्य फोक डांस किसी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास व परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। फोक डांस शब्द प्रचलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। शास्त्रीय नृत्यों के विपरीत लोक नृत्य स्वाभाविक होते हैं, सरल एवं पारंपरिक होते हैं, बिना औपचारिक प्रशिक्षण के सामान्य लोग प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक देश एवं क्षेत्र के अपने विशिष्ट लोक नृत्य होते हैं। भारतीय लोक नृत्य भारत की विविध संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब है। लोक नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इनका प्रदर्शन मुख्यतः सामाजिक समारोह, मेलों, त्योहारों, विशेष अवसरों पर किया जाता है। लोक नृत्यों के प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? लोक कथाओं में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, महत्वपूर्ण अवसरों का स्मरण, आनंद, उत्सव, सामुदायिक एकता की अभिव्यक्ति करना। फोक डांस के अंदर कौन कौन से आते हैं? लोक नृत्यों में गायन, वाद्य संगीत की लय एवं नृत्य की मुद्राएं एकदम प्रस्तुत की जाती हैं। लोक परंपराओं में नृत्य जनजीवन का अभिन्न अंग है और प्रत्येक लोक नृत्य जीवन के किसी न किसी भाव अनुभव को व्यक्त करता है।
कुछ लोक नृत्य पुरुष व महिलाएं मिलकर प्रस्तुत करते हैं, जबकि कुछ केवल एक ही लिंग द्वारा किया जाता है। भारत की लोक नृत्य परंपराएं अत्यंत समृद्ध व विविध है। भारतीय लोक नृत्यों को प्रमुख दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: जनजातीय समुदायों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य, गैर जनजातीय द्वारा किए जाने वाला नृत्य। भारत में 460 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं तथा प्रत्येक समुदाय की अपनी विशिष्ट लोक नृत्य परंपराएं हैं। फोक डांस ऑफ इंडिया श्रेणी के अंदर देखें तो भारत के लोक नृत्यों को उनके स्वरूप यानी कैरेक्टर, अवसर ओकेजन के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी में बांटा जाता है। एक है अनुष्ठानिक नृत्य, यानी धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठों में जो जुड़े होते हैं। तंत्र या आवास नृत्य आध्यात्मिक या देवी देवताओं के आवेश की अवस्था में किए जाने वाले नृत्य होते हैं। फसल नृत्य फसल कटाई एवं कृषि उत्सवों में किए जाने वाले नृत्य। सामाजिक नृत्य विवाह उत्सव सामाजिक समारोह में किए जाने वाले नृत्य। मौसमी नृत्य ऋतु परिवर्तन व मौसम आधारित उत्सवों पर प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य। समारोह नृत्य विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर किए जाने वाले नृत्य। ढोल नृत्य ढोल या अन्य ताल वाद्य यंत्रों को प्रमुख संगीत वाले नृत्य। मनोरंजन नृत्य मनोरंजन एवं सामुदायिक आनंद के लिए किए जाने वाले नृत्य। युद्ध एवं खेल नृत्य युद्ध कौशल वीरता तथा खेलों का आधारित नृत्य होते हैं। लड़कों द्वारा लड़कियों का वेश धारण कर किए जाने वाले नृत्य। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से लोक नृत्य परंपरा है। ये भी लोक नृत्यों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिबिंबित होते हैं, यानी लोक नृत्य किसी समुदाय की संस्कृति, इतिहास, रीति रिवाज, परंपराओं एवं विश्वासों को दर्शाते हैं। वेशभूषा, संगीत व नृत्य मुद्राएं समुदाय की पहचान होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण लोक नृत्य मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं। समय के साथ इनमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जुड़ाव से जुड़े रहते हैं। समूह में प्रस्तुति अधिकांश लोक नृत्य सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें सामाजिक एकता, सहभागिता, सामुदायिक भावना विकसित होती है। त्योहारों एवं सामाजिक अवसरों का प्रदर्शन विवाह, मेले, त्यौहार, कृषि एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के नृत्य किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आनंद एवं सांस्कृतिक विरासत उत्सव मनाना है। पारंपरिक संगीत जो होता है हमारे पास लोक नृत्य पारंपरिक वाद्य लोक संगीत साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। संगीत उत्सव का वातावरण तथा अधिक आनंद में हो जाता है। विश्वव्यापी परंपराएं लोक नृत्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देश एवं क्षेत्रीय अपने विशिष्ट संस्कृति की पहचान के साथ पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो गरबा आ जाएगा गुजरात का। भारत की सांस्कृतिक जो भौगोलिक एवं स्थलाकृति विविधता के कारण अनेक प्रकार के लोक नृत्य विकसित हुए हैं। ये लोक नृत्य विभिन्न क्षेत्रों, लोक संस्कृतियों एवं जीवन शैली के अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है। महिलाएं गरबी या सजे हुए मिट्टी के घड़े लेकर नृत्य करती हैं। गोलाकार व ताली बजाते हुए लोकल संगीत गाते हुए नृत्य किए जाते हैं। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। पूरी रात चलने वाली प्रस्तुति है। विषय मुख्यतः रामायण और महाभारत के लिए किए जाते हैं। कलाकार वीर, दैत्य व पौराणिक पात्रों का अभिनय करते हैं। कलाकार स्वयं गायन व अभिनय करते हैं। छऊ जो है हमारे पास झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल मोकोटा आधारित लोक नृत्य है। छऊ शब्द छाया से माना जाता है। युद्ध कौशल एवं पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रमुख शैलियाँ सराय केला छऊ और मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ ये यहाँ पे। अब जैसे सराय केला छऊ जो है झारखंड में, मयूरभंज छऊ है जो उड़ीसा में, और पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहरों की सूची में शामिल है। यूनेस्को की 2 सूचियाँ हैं, आपको मैं बता दूं। एक तो है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर जो हमारे जितने भी स्मारक हैं या जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो उन चीज़ों को शामिल करा जाता है। एक होती है इंटेंजिबल, जिसके अंदर जो चीज़ छू नहीं जा सकती, कल्चर के रूप में होती है, उसको सम्मिलित किया जाता है। डांस है, गाने हैं, या कोई ऐसी कल्चर एक्टिविटी है। जैसे इस साल जो है दिवाली को जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान विशेष अजमेर पुष्कर क्षेत्र में कालबेलिया समुदाय का लोक नृत्य प्रमुख वाद्य बीन सपेरे बजाते हैं। डफ नृत्य की गतियां एवं वेशभूषा सर्प की चाल से प्रेरित है। हमारे पास भारत के प्रमुख लोक नृत्य थय्यम एक केरल का लोक नृत्य है। केरल के उत्तरी भाग का प्रसिद्ध अष्टानिक लोक नृत्य है। हमारे पास अय्यम शब्द देवता से बना है। कलाकार अत्यंत भव्य वेशभूषा
सुख सज्जा और विशाल मुकुट धारण करते हैं। चेहरे पर ऐसा मेकअप किया जाता है जो मुकुट जैसा दिखाई देता है। प्रस्तुति की शुरुआत तोट्टम नामक स्तुति गीत से होती है। नृत्य की शुरुआत धीमी गति से होती है और बाद में तीव्र गति पकड़ लेती है। बिहू, बिहू जो है असम के अंदर है। असम का सबसे प्रसिद्ध फसल उत्सव नृत्य है। बिहू शब्द संस्कृत के जो विशु विशु से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ होता है विशु। पुरुष एवं महिलाओं दोनों समूह में नृत्य करते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। प्रमुख विशेषताएं जो तेज ले, हाथों की सुंदर मुद्राएं, समूह में प्रस्तुति होती है इसकी। लाई हराओबा मणिपुर का है ये। मणिपुर का अत्यंत प्राचीन धार्मिक लोक नृत्य है। इसमें सृष्टि की गति एवं देवताओं और तोम्बी की कथाओं का अभिनय किया जाता है। संगीत अभिमय होता है जो वैष्णव परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। कावड़ी अट्टम तमिलनाडु के अंदर है ये भगवान मुरुगन के भक्तों द्वारा किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। थाईपुरम पर्व का प्रमुख आकर्षक है। कावड़ी का अर्थ भार है। श्रद्धालु अपने कंधों पर कावड़ी उठाकर नृत्य करते हुए यात्रा करते हैं। इसका उद्देश्य मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति प्रार्थना, आध्यात्मिक संकल्पना की पूर्ति, इन चीज़ों के लिए किया जाता है। पंजाब के अंदर आपने देखा होगा भांगड़ा। पंजाब का सबसे लोकप्रिय एवं ऊर्जावान लोक नृत्य है। पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। विवाह, बैसाखी, त्योहारों, अन्य शुभ अवसरों पर प्रमुख प्रस्तुत किया जाता है। तर्क लंगी, कुर्ता, कमरकोट और पगड़ी पहनते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र ढोल होता है इसके अंदर। भगोरिया मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के अंदर करा जाता है। भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। भगोरिया उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है ये फसल कटाई के अंत तथा नए वर्ष के स्वागत का उत्सव है। पुरुष एवं महिलाएं हाथ पकड़कर व्रत बनाकर नृत्य करते हैं। नर्तक परंपरा भील वेशभूषा पहनकर गीत गाते हैं और ताली बजाते हैं। नागमैन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के किन्नरों जनजाति के लोक नृत्य शरद ऋतु के सम्मान में किया जाता है। पुरुष एवं महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इसमें महिलाएं पत्तू नामक शॉल तथा गाची नामक ऊपरी वस्त्र पहनती है। ये नृत्य मुख्य रूप से सितंबर में औपचारिक रूप से आयोजित किया जाता है। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई क्या सबके, या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। बिहारी जी का जो दोहा है वो बहुत फेमस है। वो है कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात भरे बौन में करत है नैनन रिसो बात। देखो कितनी गहरी बात है। मतलब एक तरीके से मान लीजिए एक भवन है, बहुत बड़ा राजा का भवन है, उसके अंदर सब साइलेंट बैठे हैं। तो एक आदमी, एक पुरुष है जिसे अपन नायक बोल सकते हैं, हीरो है, और एक नायिका है। तो ऐसे वार्तालाप चल रही है उनकी। तो वो बोलता है कहत, और उधर से वो कुछ कहता है और वो नट देती है कहत नटत रिजत खिजत। अब वो क्या है, खिंच जाती है, बोले यार कैसा आदमी है यार, कैसा लिज्जर आदमी है। अब वो जो रिझ गई है उसी में रिझे जा रहा है कि कहत नटत रिजत खिजत, मतलब उसमें खिंच रहा है कि यार वाह क्या मना करा है। कहत नटत, ठीक है, वो कहती है और ये ऐसे मुंह से हिला देते हैं। भरे भवन में करत है नैनन रिसो बात, मतलब पूरा भवन भरा हुआ है और आंखों आंखों में बात चल रही है। अब आप सोचिए बिहारी जी का क्या लेवल रहा होगा। आप ये देखिए, बहुत बड़े कवियों के अंदर उनका नाम आता है। एक बार जय सिंह जी के मतलब स्वर्गवास हो गया था, तो जय सिंह जी 2 महीने तक कमरे से बाहर नहीं आए थे, 2 महीने तक। फिर सबने बोला बिहारी जी को कि देखो आपकी तो बात सुनते हैं। मतलब इस तरीके से मान लीजिए अकबर और बीरबल की जोड़ी है, बिहारी जी की और जय सिंह जी की। तो फिर बिहारी जी को सबने कहा कि बोले महाराज आप ही कुछ कीजिए, आप ही कर सकते हैं जो करना है। तो बिहारी जी बोलते हैं ठीक है। तो उन्होंने एक जो है कविता लिखी महाराज को। फिर उसके बाद में महाराज ने वो कविता पढ़ी और तुरंत अपना भवन छोड़ के बाहर राज काम संभालने आ गए थे। बिहारी जी के बारे में कभी अपन चर्चा करेंगे तो आपको बताऊंगा। बिहारी जी महान आदमी थे। और किसी का कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपसे मुलाकात होगी फिर कल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।